बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, बीजेपी ने ये दावा किया था कि वो जो भी हिंदुस्तान के अंदर रियासतें हैं और रियासती इंतखाबात के अंदर जो है वो क्लीन स्वीप कर देगी। हमने गुजरात में देखा, गुजरात में उन्होंने नफरत की सियासत को फ़रोग़ दिया। गुजरात में इलेक्शन से पहले उन्होंने जो खातून थी उसके रेपिस्ट को छोड़ा और एक ऐसा मुतनाज़ा फ़ैसला किया जिससे उन्हें सियासी तौर पे तो बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन कानूनी तौर पे और हिंदुस्तान का जो इमेज है एज अ डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री जो दुनिया में वो सेल करते हैं, जो झूठा इमेज है, वो उसकी कलई खुल गई। हमने फिर बाद में ये देखा कि दूसरी दीगर रियासतों के अंदर जैसे ही इंतखाबात हुए तो हिंदुस्तान की जो फाशिस्ट रजीम है वो वही जो पुराना फार्मूला है नफरत की सियासत का, उसको वो बेचती हुई नजर आई। लेकिन कर्नाटका की आवाम ने बड़ा ही जबरदस्त फैसला किया। उन्होंने हिंदुस्तान की बीजेपी और आरएसएस के फाशिस्ट चेहरे के ऊपर जो है वो ऐसा थप्पड़ रसीद किया कि उन्हें अब याद आ गया है कि असल में उनका जो फाशिस्ट चेहरा है वो तो खुद हिंदुस्तान के अंदर लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो तंग आ चुके हैं क्योंकि जितनी नफरत उन्होंने लोगों के अंदर फैलाई है। मैं बात कर रहा हूं अभी जो कर्नाटका के अंदर इंतखाबात हुए हैं, उन इंतखाबात में जो हिंदुस्तान की जो फाशिस्ट रजीम है, बीजेपी है, आरएसएस है, उसे शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा है। इतनी कम सीटें उन्होंने हासिल की हैं। ये टोटल 224 का ऐवान है जिसमें से 136 नशिस्तें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं। वो कांग्रेस जिसे ये बिल्कुल निस्तो नाबूद कर चुके थे, वो कांग्रेस जिससे ये दीवार के साथ लगा चुके थे, वो कांग्रेस जिसके जो अहम लीडर्स हैं उन्हें पाबंदे सलासिल किया जा रहा था, वो कांग्रेस जिसके ऊपर कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए जा रहे थे सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी के जो फाशिस्ट चेहरा है उसको बेनकाब कर रहे थे, आरएसएस का जो फाशिस्ट चेहरा है उसको बेनकाब कर रहे थे। बीजेपी ने कुल मिलाकर सारी नफरत बेचकर जो हासिल किया वो 65 नशिस्तें हैं। ये एक मजाका खेज उनको नतीजा मिला है। इसके बड़े अवामिल हैं। ये ऐसा क्यों हुआ है? लोग कहते हैं इनकी तैयारी नहीं थी, मैं कहता हूं तैयारी का मामला नहीं था, इनकी वही नीयत थी जब आएंगे जो माइनॉरिटीज हैं उनको हम मुकम्मल तौर पे कदगने लगाकर बंद कर देंगे। उनको यही कहेंगे कि दो ऑप्शंस है आपके पास, या घर वापसी कर लें या फिर पाकिस्तान चले जाएं। और इसी नफरत की सियासत को यकीनन कुछ हिंदू जो हैं, हम क्योंकि सारे हिंदुओं को बुरा नहीं कहते, एक माइंडसेट है फाशिज्म का, हिंदुत्व का, सेफरनाइजेशन का, कुछ लोगों ने अब उसको बाय किया हुआ है, बाकी लोग उसको जो है वो अनबाय करना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये रिजल्ट सामने आए। इस पर हम बात करेंगे क्या फैक्टर्स थे और क्या इंडिकेशन मिली है जो आगे 2024-25 के इंतखाबात आने वाले हैं उसके अंदर क्या इंडिकेशन मोदी सरकार को मिली है। बड़े इजलास तो वो कर रहे हैं कि हम अपनी जो शिकस्त है उसको एनालाइज करेंगे क्या वजह है। तो उसकी बड़ी वजह खुद 3 अशखास हैं। एक तो आरएसएस का जो भगवत है, उसके बाद फिर आपका जो मोदी है और उसके बाद फिर जो योगी आदित्यनाथ हैं। ये वो लोग हैं जो नफरत की अलामत बन चुके हैं। इस पर बात करेंगे। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने ज्वाइन किया है, तारुफ करवा देते हैं। जनाब आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सीनियर हुर्रियत रहनुमा शमीम शॉल साहिबा ने। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है रीमा शौकत साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हामिद खान अल-मशरकी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर जो है वो एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब, आपने हमें ऑल द वे फ्रॉम यूके ज्वाइन किया है। इससे पहले मैं सवालों का आगाज़ करूँ, एक रिपोर्ट आपको इसी हवाले से दिखा देते हैं। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। भारतीय रियासत कर्नाटक के इंतखाबात में मोदी की जमात बीजेपी को इबरतनाक शिकस्त का सामना। फतह का ताज कांग्रेस के सर सज गया। कांग्रेस ने असेंबली की 224 में से सबसे ज्यादा 136 नशिस्तें जीत ली। हुक्मरान जमात बीजेपी के 65 उम्मीदवार कामयाब हो सके। 18 नशिस्तें दीगर सियासी जमातों और 4 आजाद उम्मीदवारों ने जीती। इस कामयाबी के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को कर्नाटक में इक्तदार से बेदखल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की नाकामी के कई मुहर्रकात बने। बीजेपी ने इंतखाबी मंशूर में ऐलान किया था कि इसके बरसरे इक्तदार आने की सूरत में अखंड भारत के क्याम की जानिब काबिल जिक्र पेशरफ्त होगी और रियासत में फिल 4 यूनिफॉर्म सिविल
कोड नाफिज कर दिया जाएगा। मणिपुर में जारी मजहबी फसादात को भी मोदी ने इंतखाबात में इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की। दूसरी जानिब कांग्रेस ने यकीन दहानी कराई कि अगर वो जीती तो बजरंग दल नामी हिंदू इंतहा पसंद तंजीम पर पाबंदी लगा दी जाएगी। इसलिए रियासत का तमाम मुस्लिम, ईसाई और दलित वोट बैंक कांग्रेस के हिस्से में आया। कर्नाटक ही वो सूबा है जहां बीजेपी ने सबसे पहले हिजाब पर पाबंदी लगाने की कोशिश की थी। यूं इन इंतखाबात में इत्तेदाल पसंद हिंदुओं ने भी आरएसएस की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों से इजहार लाताल्लुकी किया है। ये शिकस्त मोदी के सियासी किले में बड़ी दरार है। कांग्रेस की जीत से अगले साल लोकसभा चुनाव में अपोजिशन इत्तेहाद के क्याम की राह भी हमवार हो सकती है, जिससे मोदी की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। रीमा साहिबा, हिजाब वर्सेस सेफरनाइजेशन कौन जीता? देखिए, ये तो वक्त ने साबित कर दिया है कि मोदी सरकार जो कि 2018 से कर्नाटका सूबे में प्रोविंस में राज कर रही थी, उसको किस तरह से शिकस्त हुई। दावे तो मोदी सरकार ये करते नज़र आती थी कि पूरे भारत से उन्होंने कांग्रेस को ख़त्म कर दिया, लेकिन आप ये देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता जब 2024 के इलेक्शंस होने और जिन बाकी रियासतों में इंडिया के जो इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पर बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, स्पेशली जो सदर्न स्टेट्स हैं जहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इतने सालों में अगर मोदी सरकार को थर्ड टर्म मिलती है, 2 दफ़ा तो वो हुक्मरानी कर रहे हैं हिंदुस्तान की, लेकिन अगर तीसरी मर्तबा करते हैं तो आप ये देखिए कि उनको कौन से ऐसे पहलू थे, कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार हमेशा भूल जाती है कि वो जो रवैया अपनाते हैं, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बात की कि जो मजहबी शिद्दत पसंदी है उसके ऊपर उन्होंने अपना वोट बैंक कैश करने की कोशिश की। सेफरोनाइजेशन की बात हुई, आप ये देखिए कि 65 मिलियन की आबादी है कर्नाटका सूबे की, लेकिन उसमें से आपने भी जिक्र किया कि 224 सीटों में से 136 सीट्स कांग्रेस ने हासिल की, 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत। अच्छा, वजूहात देखी जाएं कि क्या ऐसी वजूहात हैं कि कर्नाटका सूबे में ऐसा क्या डिफरेंट था? गवर्नमेंट नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही भारी फंड्स जो है सेंटर को दे सकता है। कि बात ये करते हैं कि जब इसको एनालाइज करते हैं एज एन एनालिस्ट, कि हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हम देखते हैं कि वहाँ पर भी मोदी सरकार ने दावे किए कि जी हमने अपने यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, हम इंडिया को जी पता नहीं कौन सी वर्ल्ड लार्जेस्ट शाइनिंग इंडिया है और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन इस सेकुलरिज्म का जो चेहरा इस शिकस्त की सूरत में सामने आया, आई थिंक ये मोदी सरकार के आज तमाम बीजेपी गवर्नमेंट के लिए काफ़ी है दिखाने के लिए कि अगर वो इसी एजेंडे के साथ चलते रहे, चाहे वो आरएसएस का है, सेफरानाइजेशन का है, किसी भी टेररिस्ट जमात का वो सहारा ले कि अगर उस सूबे पे या किसी भी भारत में हिस्से पे हुक्मरानी करने की कोशिश करेंगे तो वक्त ने साबित कर दिया कि वो ज़्यादा देर नहीं टिक सकेंगे। ठीक है, शमीम शाह, ये तो चले हैं कश्मीर को फतह करने, हिंदुस्तान तो इनसे संभल नहीं रहा। कर्नाटका में जो शिकस्त हुई है, कितना बड़ा पैगाम दिया है माइनॉरिटीज़ ऑफ इंडिया ने, खुद जो सेफरनाइज्ड शिद्दत पसंद जो माइंडसेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। कर्नाटक के जो इलेक्शंस हैं, 2 चीज़ें इससे वाज़ह हो गई हैं कि जो इंडिया ने हिंदुता फ़िलासफ़ी को और एक जुनूनी मजहबी जुनूनियत जो वहाँ पर इन्हें लोगों में फैलाई थी और उन्होंने हिंदुस्तान पर पूरे के पूरे हिंदुस्तान का जो कॉन्सेप्ट था उसका पूरा करने के लिए जो तमाम हिंदुस्तान से लेके मकबूजा जम्मू कश्मीर की रियासत के मुख्तलिफ अज़ला तक ये जो उन्होंने बिल्कुल बहुत तेज़ी के साथ ये फ़लसफ़ा फैलाया था, ये हवा के मतलब दोष पर तो चल निकला, ये फैल गया, ये जहर तो फैल गया वहाँ, लेकिन इसको कितनी पज़ीराई मिली है तो एक छोटी सी रिपोर्ट जो परसों ही आई है 2-3 दिन पहले, माइनॉरिटीज़ के जो स्पेशल रैपोर्टर है यूनाइटेड नेशंस के, उनने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि G20 कंट्रीज़ का इजलास बुलाना ये क्या नॉर्मलसी दिखाएगी कि हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा नॉन मुस्लिम जो है माइनॉरिटीज़ है, इतने शॉक में है, इतनी वायलेशंस हो रही हैं और हिंदुस्तान उन पर कवर करना चाहता है ऐसे इजलास बुलाकर। तो ये माइनॉरिटीज़ की रिपोर्ट पढ़ ले आप खुद, हिंदुस्तान की जो नेशनल कमीशन है ऑन माइनॉरिटीज़, वो कहते हैं 1,65,000 केसेस हो गए सिर्फ 10 साल के अरसे में और उसमें ज़्यादा ख़वातीन हैं। लेकिन अगर आप वहाँ के मुस्लिम्स को देखेंगे, वो कोई स्टोरी, अभी तो उन्होंने 2 अपने पार्लियामेंटेरियंस के जो था, एक पार्लियामेंट पहले मारा गया था वो मुसलमान था, फिर उसके 2 भतीजों को उन्होंने कत्ल कर दिया। ये अभी 1-1.5 महीने पहले की शुरुआत है जी, जब यूपी की बात, लेकिन आप लेकिन लाइव जिसको कत्ल किया गया, लेकिन
पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ, ये खुद माइनॉरिटीज़ कमीशन जो है वहाँ का लोकल जो दलित से जो काम करते हैं वो कहते हैं हम नहीं ला सकते इसको ऑन रिकॉर्ड कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को वाकई खतरा है। लेकिन एक झटका मिला है उसको, हिंदुस्तान में कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज़ बकोले उनके जो हिंदुस्तान वापस ट्रैवल करते हैं, जिनको बेचारों को फिर वापस अगरचे उनको दूसरी बार नहीं जाने दिया जाता है, जो एक बार हिंदुस्तान के बारे में बात करे आउटसाइड इंडिया उसको दूसरी बार जाने की इजाज़त नहीं देती, लेकिन फिर भी मोहतात अंदाजे के मुताबिक ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते हैं कि कोई रिकॉर्ड पर नहीं बात है कि माइनॉरिटीज़ के साथ, चाहे दलित हों, चाहे सिख हों, चाहे मुस्लिम्स हों, चाहे वो ईसाई हों, उनके साथ क्या हो रहा है ये इसने साबित कर दिया इस इलेक्शन ने कि वो अगर यकजा हो जाएंगे तो इसी तरह से बहुत अच्छी बात वो इसी तरह से हर जगह उनको शिकस्त फाश दे सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा पैगाम है मुसलमानों का, क्योंकि वो माइनॉरिटीज में है। आप जो हिंदू हैं उनको भी शामिल करें, वो हिंदू जो कि सेकुलराइज सोच का मजहर नहीं है, जो इसको फॉलो नहीं करते, उन्होंने भी तो अपना वो माइनॉरिटीज मुसलमान जो तकरीबन करोड़ों में रहते हैं, अगर वो ऐसे लोकल जो बिल्कुल, अगर आप मद्रास की तरफ देखेंगे वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, उनके साथ हमारे रवाबित हैं, उनके एनजीओज के साथ, वो आजकल हमें कहते हैं कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर बीजेपी का खतरा है, ये नहीं शाम को घरों में क्या हो जाएगा हमें कुछ पता नहीं है। आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब आपको इन्वॉल्व करते, सेंटर इनका, फंड्स इनके पास, इदारे इनके, गोदी मीडिया इनका, इसके बाद जो दहशत और वहशत है उसका आलम भी इनका, कोर्ट्स इनके साथ, क्योंकि हमने देखा कर्नाटका की जो हाई कोर्ट है उसने जिस तरह के मुतनाज़ा फैसले दिए हिजाब को लेकर, इन सारी चीज़ों को आप देखें और उसके बाद जो ये रिजल्ट्स आए हैं, ये रिजल्ट्स किस बात की अक्कास हैं कि अब सब कुछ रखने के बाद भी बीजेपी सरकार उसको मुंह की खानी पड़ रही है, इसलिए कि जनता बकौल इनके अब जाग उठी है। थैंक यू वेरी मच यासिर, बिल्कुल ऐसे ही है। और जो कर्नाटक हाई कोर्ट का आपने हवाला दिया, मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि कर्नाटक हाई कोर्ट के गैर मुनसिफाना फैसले के खिलाफ खुद कर्नाटका के अवाम ने फैसला दे दिया। ये बीजेपी की शिकस्त जो है ये अवाम का फैसला था। दूसरी बात ये है कि अगर इसको हम सियासी तौर पे देखें तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने जिस दिन कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उससे आप समझें कि दोबारा से एक रिवाइवल ऑफ कांग्रेस शुरू हो गया। कांग्रेस में नई जान डाल दी, उसमें जो है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने जिस तरह यहाँ सॉरी डॉक्टर साहब, आपको मैं मुखर होने की माजरत सर, राहुल गांधी साहब बाकी तो भारत जोड़ो कर सकते हैं, कश्मीर में ये सिर्फ वो सर्दी की शिद्दत को खत्म करने के लिए चाय पीने गए थे, वहां भारत जोड़ो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां भारत है ही नहीं है। नहीं, मैं ये समझता हूं कि देखें, जब हम बीजेपी की पिछली 7-8 साल की 10 साल की सियासत मोदी के दौर में देखते हैं ना, उसके मुकाबले में राहुल गांधी ने जिस अंदाज में बजरंग दल, शिवसेना और आरएसएस को क्रिटिसाइज किया, देखें हमें उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि मुसलमानों के लिए बड़ा जरूरी है कि देखें दे हैव टू चूज द लेसर इवल। उनके पास चॉइस क्या है ये हमने देखना है बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। बदकिस्मती से मुसलमान अपना वोट तकसीम करता आ रहा है, 25 करोड़ मुसलमान है, उनकी नुमाइंदगी अगर आप इंडिया में देखें तो वो ना होने के बराबर है। उसकी वजह ये होती है कि वो जमीयत उलमाए हिंद और दूसरी और असदुद्दीन अवैसी और दूसरी पार्टियों के दरमियान आपस के इख्तिलाफात की वजह से जो मरकज की सियासत है, जो धारे की सियासत है, उसमें फैसला कुन किरदार अदा नहीं कर पाते। इसलिए मैं ये समझता हूं कि जब मैं कहता हूं कि लेसर इवल हैज टू चूज, देन कांग्रेस इज द बेटर चॉइस फॉर द मुस्लिम्स टू चूज। सही है सर, लेकिन हमारा मसला तो डॉक्टर साहब, हमारा मसला यहाँ ये नहीं है कि लेसर इवल कौन सा और बड़ा इवल कौन सा है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो भी दूध की धुली नहीं है, उसको भी हम जो है ना फुल मार्क्स दे के साइड पे नहीं कर सकते। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये, कांग्रेस वही जमात नहीं है जिसके दौर के अंदर जो है वो बाबरी मॉस्क वाला मामला हुआ, कांग्रेस वही जमात नहीं है जिसने रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन को उठा के जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंका, कांग्रेस वही जमात नहीं जिसके बारे में कहा जाता है सॉफ्ट हिंदुत्व है। हमारा इशू नहीं है कि कांग्रेस जीते जो मर्जी जीते, हम ये कहते हैं कि बीजेपी को जो आंसर मिला है वो किस बात की अक्कास है। बीजेपी के पास सारे पावर है, वो कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी होती, कांग्रेस की जगह कोई और जनता दल टाइप होती। हमारा इशू ही नहीं है, हम इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ जाते ही नहीं है। हम तो, हमारा मसला ये है कि जो कुछ उन्होंने कश्मीर में किया, जो कुछ हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ वो लोग कर रहे हैं, असल में इस इलेक्शन में उनको जवाब क्या मिला है?
बिल्कुल ऐसी है। देखें, बात ये कि कर्नाटका की हिस्ट्री है कि हमेशा से जो मरकज में हुकूमत रही उसी को इलेक्शन जीती, वही इलेक्शन जीती। इस हवाले से ये बीजेपी की जो बदतरीन शिकस्त है उससे बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दचका है आइंदा आने वाले नेशनल इलेक्शन के लिए, जो कि आम चुनाव होना है। शायद आज से 6 माह पहले तक ये बात थी कि जी मोदी लैंडस्लाइड विक्ट्री कर जाएंगे तीसरी बार, और जनाब ये आदित्यनाथ योगी और अमित शाह और ये जो इनकी ट्राइएंगल है अजीत देवल की, ये जो है ये नाकाबिले शिकस्त हो गई है अगले 20 साल तक के लिए। वो सारा कुछ आज धड़ाम से गिरा है और उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो पॉलिसीज सामने लाई गई हैं जिसके अंदर जो इत्तेदाल पसंद हिंदू है, जो वो हिंदू जो ये समझता है कि 25 करोड़ मुसलमान को नहीं निकाला जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मैं क्विकली, क्योंकि वक्त की कमी है, अगले मौजू की जाने बढ़ना है। G20 के इजलास के हवाले से जनाब हम अपने प्रोग्राम में गाए बगाए बात करते हैं बिकॉज हम स्टेक होल्डर हैं इसके। उसकी वजह यह है कि G20 का इजलास हिंदुस्तान में जहाँ कहीं चाहें वो करें। वैसे आपस की बात है कि हिंदुस्तान में वो पंजाब में तो करने नहीं दे रहे, चंडीगढ़ के अंदर उन्होंने इतना एहतजाज किया, तो चंडीगढ़ क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? वो कह रहे हैं भाई ये मकबूजा पंजाब है तो यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर मकबूजा पंजाब में नहीं कर सकते तो फिर ये मकबूजा कश्मीर के अंदर कैसे कर सकते हैं? और मकबूजा कश्मीर में इनकी करने की वजह क्या है? जहाँ पे इनके भारतीय फौजी जो है वो आए दिन मारे जा रहे हैं, जिनकी जीपों को तो ये संभाल नहीं सकते, इतने बड़े डेलीगेट्स को कैसे संभालेंगे? और यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि G20 के इजलास में शिरकत करने वाले ममालिक हैं, क्या वो सब कुछ भूल गए हैं? क्या वो सारी रेजोल्यूशन भूल गए हैं? क्या वो सारे शहदा को भूल गए हैं? क्या वो सारे उन जो है वो क्योंकि हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं आज, जो है वो हाफ विडोज़ को भूल चुके हुए हैं कि वो दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं? इस पर ज़रा बात करेंगे। दोगली पॉलिसी है किस हद तक नुकसानदेह है दुनिया के अमन के लिए, लेकिन उससे पहले शॉर्ट्स प्ले कर देते हैं, ये देख लीजिएगा। Jammu is on high alert. This is ahead of G20. Boycott, boycott, G20 boycott, 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 G20 boycott. And Canada should reject any G20 activities planned in Kashmir and refuse to attend these activities while these human rights abuses continue. They are holding G20. The tragedy is that they have avoided Jammu. Why is it only held in Ladakh? Why is it only held in Kashmir? Why not Jammu? शमीम शॉल साहिबा, G20 का इजलास क्या इंडिया हासिल करना चाहता है जी मकबूजा कश्मीर में? देखिए, दो बातें बहुत अहम हैं जो G20 में हिंदुस्तान को, मतलब या तो हम समझा नहीं सकते दुनिया को या दुनिया आंखें बंद करके बैठी है। ये सबों को मालूम है इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, मैंने अभी तज़किरा किया था, यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। जब उसका स्पेशल रिपोर्टर ये कहता है कि नॉर्मलसी शो करने के लिए आप कश्मीर में G20 कैसे बुला सकते हैं जबकि वो मकबूजा रियासत है, जहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड हिंदुस्तान का ये है कि वहाँ पर न सिर्फ माइनॉरिटीज़ के साथ इंडिया में बल्कि मकबूजा कश्मीर में उन्होंने एक एक करके गिनवाई हैं। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो डिसअपीयर्ड पर्सन जिनका आपने तज़किरा किया है, ख़वातीन के साथ जुल्म, वो सारा उन्होंने लाखों लोगों की जो दास्तान है वो उन्होंने बयान कर दिए। तो G20 कैसे हो सकता है? ये खौफ जो हिंदुस्तान को है कि हम दुनिया को दिखाएंगे, क्योंकि एक इकोनॉमिक वर्ल्ड है इस वक्त, इकोनॉमिक टाइज है, आपस में एक रिलेशनशिप है कि हम दोस्ती करेंगे इक़्तिसादियात के लिए, ये इसीलिए तो कर रहे हैं सारा। लेकिन खौफ ये है कि इस वक्त 200 से ज़्यादा तकरीबन एक हफ्ते में नौजवानों को उठाया गया है। हमने जो रिपोर्ट किया है यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट इदारों को, इंटरनेशनल NGOs को, जहाँ जहाँ हमारे रवाबित है उनको बताया है, उनको हमने बताया कि जब क्लिंटन का दौरा हुआ था हिंदुस्तान का 2000 में, उस वक्त कश्मीर के अंदर छठी सिंहपोरा जैसा वाक़ा कराया गया था, 35 सिख मारे गए थे। और फिर उनके अपने जो रिपोर्ट्स है हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, और जो आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल से उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने खुद कराया था। कहीं ऐसा न हो कि ये जो उन्होंने इस दौरान हज़ारों लोगों को घरों से उठाया, नौजवानों से खौफ है क्योंकि सोशल मीडिया पर जो सिटीजन जर्नलिज्म है उस पर उन्होंने पाबंदी लगा दी है। अब कोई ट्वीट नहीं कर सकता है, कोई मोबाइल ही नहीं है उनके लोगों के पास, सारा एक्सेस बंद है, वहाँ पर हर चीज़ की आज़ादी पर कदगन है। तो ये लोग कहीं गायब नहीं किए जाएं, हज़ारों के तादाद में हमने इनको वार्न किया, और ये G20 कंट्रीज इसकी होंगे। मेरा सवाल ये है, इन 200 नौजवानों को जो उठाया गया,
इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड, कश्मीरी है, कोई FIR इनके ऊपर, कुछ नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई नहीं है। स्टूडेंट्स है 12, 14, 15, 18 साल के हैं, घरों से खवातीन तक के मोबाइल गाड़ी से उतारे इस दौरान कि जब G20 का इजलास अभी तो मई फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो रहा है, तो खवातीन जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके मोबाइल ले जाते, चेक किए जाते, और एक बच्चे को इसलिए उठाया गया है, वो बहुत बड़ी फैमिली से है, अच्छी फैमिली जिसको असर रसूख वाले कहते हैं, उन्होंने पुलिस से कहा कि हमारा बच्चा 10वीं जमात में टॉप किया है, ये क्यों 3-4 दिनों से लॉकअप में भी नहीं, कहीं नहीं, तो सिर्फ एक कसूर है। देखिए, दुनिया को जानना चाहिए कि कसूर ये है कि उसके मोबाइल से किसी को फ़ोन नहीं गया। अच्छा। और ये डाउट बन रहा है कि मोबाइल से फ़ोन क्यों नहीं जा रहा है, पिछले ये किसी और मकसद के लिए इसने रखा होगा, इस्तेमाल किया होगा। अब जिसकी रसाई पुलिस स्टेशन तक, आम लोग तक के लिए क्या हो जाएगा? व्हाट अ लॉजिक। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। अब आप तो यूके में बैठे हैं, ये बताएं ये यूके गवर्नमेंट अटेंड कर रही है इसमें और किस हैसियत से कर रही है? वो तो कहते हैं कि ये कज़िया हमारा ही पैदा करता है और हम ही इसकी हाल के लिए काम करेंगे। तकरीबन हर रेजोल्यूशन में यूके सिग्नेटरी होता है P5 के अंडर। तो ये फरमा दीजिए कि फिर यूके का क्या अखलाकी तौर पे उसका क्या किरदार रहेगा सारे प्रोसेस के अंदर, अगर वो G20 में श्रीनगर और लेह जो दोनों जगह हैं वहां पे जाते हैं? तो बिल्कुल यासिर, देखिए अभी जो शमीम शाह साहिबा बात कर रही थी ना कि दुनिया की आंखें शायद बंद है, मैं ये कहूंगा ना दुनिया की आंखें बंद हैं, ना पाकिस्तान समझाने में नाकाम हुआ है, ना कश्मीरी समझाने में नाकाम हुआ है। हकीकत तो ये है कि ये G20 मुमालिक की बदतरीन मुनाफकत और दोहरा मेयार है, जो कि उनके जो इंडिया को खुश करने के लिए अपने मुआशी मुफादात की वाबस्तगी की वजह से ये जो कुछ कर रहे हैं, यानी कश्मीर का सुलगता हुआ मसला, कश्मीर जो 80 लाख लोगों की जेल बना दिया गया है, उससे आंखें बंद करके पर्दापोशी करके G20 में शिरकत करना किसी भी कनाडा की तारीफ बनती है सर। कनाडा, मुझे तो रिसर्च के दौरान हम बार बार एक ही क्लिप चला रहे हैं, वो कनाडा का ही है, इसके अलावा तो मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं आपको बताऊं, मैं ये समझता हूं कि देखें G20 के अंदर चाइना भी शामिल है, G20 के अंदर सऊदी अरब भी शामिल है, G20 के अंदर यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है, G20 के अंदर अमेरिका शामिल है। बात यह है कि पाकिस्तान को जहां पर हम बहसियत कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, एक मल्टीलैटरल इशू है, बायलैटरल से अब ये कई जहती इशू हो गया है, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस हैं। मेरा ख्याल ये है कि अब बहुत जरूरत है कि पाकिस्तान जो G20 के दोस्त मुमालिक हैं उन पर जरूर हमें दबाव डालना चाहिए कि वो किसी ना किसी तरह इसके अंदर शिरकत ना करें। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए भी चैलेंजिंग है। वहीं पर अगर G20 मुमालिक ये समझते हैं कि इससे वो कोई भारत को फायदा देंगे, ऐसे नहीं है। खुद G20 मुमालिक की इस शिरकत की वजह से जो बरे-सगीर का मुसलमान है और जो खुसूसन कश्मीर का मुसलमान है, उसके दिल में जो G20 मुमालिक के लिए कोई रिस्पेक्ट रह गई है तो वो भी खत्म होगी, खत्म हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रीमा साहिबा ये फरमाइएगा कि अब हालात किस तरफ जा रहे हैं? G20 का इजलास करने के बाद ये क्या पैगाम देंगे कश्मीरियों को कि मजाक नहीं उड़ाएंगे उनकी उन कोशिशों का, शहादतों का, जो उनकी सोबतें हर 5 में से कहते हैं कि 4 या 3 खवातीन जो है वो शदीद ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हैं वहाँ पे, जिनके बच्चे गायब हैं। बिल्कुल यासिर, आपने सही कहा। ये जो G20 का इजलास होने जा रहा है 22 से 24 मई के दौरान, ये टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का एक साइडलाइन आप कह लीजिए कि मीटिंग है सितंबर। मैं अभी इसी की तरफ आती हूँ। आप ये देखिए कि हम इस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था, उसके बाद एक ये बहुत बड़ा इवेंट है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की, हम ये देख, मुझे ये फील होता है या हम जो एनालिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि इंडिया की जो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अगर फेल हो रही है, उसकी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ फेल हो रही हैं, उसका कवर अप वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू कर रहे हैं। आप कड़ी मिला के देखिए, SCO का इजलास होता है, इंडिया, बेशक पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात जैसे भी हैं, बट उसने जो डेमोक्रेसी के चैंपियन अपने आप को कहते हैं या ह्यूमन राइट्स के चैंपियन वेस्टर्न कंट्रीज़ को बुला के आप दिखा रहे हैं कि जी इंडिया इज़ क्वाइट पीसफुल, इंडिया ने कश्मीर में कुछ नहीं किया। और टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का भी मकसद ये है कि शो करने के लिए कि जी आर्टिकल 370 के बाद 5 अगस्त के बाद जो इंडिया पर इल्ज़ाम लगाया जाता है वो सरासर गलत है, नॉर्मलाइजेशन है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, कोई जुल्म सितम नहीं है।
कश्मीर में तो ऐसा कुछ नहीं हो सही रहा। है, अच्छा, ठीक है। टूरिज्म का, चूंकि कश्मीर इज रिसोर्सफुल, एक उसमें वहाँ पर रिसोर्सेज मौजूद है, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको कैश करते हुए वो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का सेशन वहाँ कर रहे हैं। अच्छा यासिर, इसके बाद अब आएगा सितंबर में जब इनकी अपनी G20 की मीटिंग होगी, अगले 3-4 महीने इसी तरह की साइड लाइन ठीक है, मीटिंग्स होंगी, ठीक है। उसको इंटरनली अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में शिकस्त होगी बीजेपी ठीक का, है। तो उसका कवर अप ठीक फॉरेन है, मैं पॉलिसी समझ के गया थ्रू हूँ। निकलेगा। हिंदुस्तान में अपनी सियासत को बचाना है, कश्मीर तो एक बहाना है। जनाब वाइंड अप, मुझे शुक्रिया अदा करना है शरीम शॉल साहिबा का।